हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की सेशन में हम फाइनल अकाउंट्स का सेशन 3 जो कि एडजस्टमेंट के बेसिस पे होने वाला है। सेशन 1 में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करी थी। सेशन 2 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बात करी और हमने देखा कि विदाउट एडजस्टमेंट हम कैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कर सकते हैं। आज के सेशन में जो एडजस्टमेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर भी है आपका, 2 चैप्टर्स के हैं, तो वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट वाला पार्ट। आज का जो एजेंडा हमारा होने वाला है वो बड़ा सिंपल सा एजेंडा है। सबसे पहले हम एजेंडा में ये शामिल करते हैं कि हाउ नॉट टू मेक एनी मिस्टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। सबसे 90% बच्चों का ये होता है कि सर हमारा तो बैलेंस शीट ही मैच नहीं करता, हम फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएं। ट्रेडिंग आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, बैलेंस शीट हमारी मैच ही नहीं होती, तो फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएं। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, फाइनल अकाउंट्स आप कैसे बनाते हो? फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। फाइनल अकाउंट जब भी बनाते हो, और ये गुरु मंत्र है, ध्यान से देखना है इसको। फाइनल अकाउंट जब भी बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनाते हो आप। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनाते हो आप, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से, बैठ जाओ, इधर इधर आ जाओ। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनाते हो, तो जब भी आप ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी जो होती हैं आपकी, वो क्रेडिट साइड में पोस्टेड होती हैं। एक्सपेंसेस और एसेट जो होता है वो डेबिट साइड में पोस्टेड होता है। यहीं से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में उसको पोस्ट करना होता है। तो इसके दो लॉजिक हैं समझने के। पहला, जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप ट्रांसफर कर दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उनको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो। जो इनडायरेक्ट या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लो। सिमिलरली हमारे पास कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट होता है। कैपिटल रिसीट का मतलब है या तो लायबिलिटीज या आपका कैपिटल, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको प्लेस कर दो। और जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो डे टू डे ट्रांजैक्शन पे होता है। इसमें जो डायरेक्ट इनकम है जैसे सेल्स, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनडायरेक्ट या नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ जनरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आप पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कर दो। सो दिस इज वन ऑफ द लॉजिक, एक तरीका है जिससे आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट को परफेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका यहां से हो सकता है, जैसे ये ओनर्स कैपिटल है, इसका प्लेस कहां हो सकता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप इसको प्लेस कर दोगे, ठीक है। ये जो लायबिलिटीज है इसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्लेस कर दोगे। तो आउट ऑफ द 5 इंफॉर्मेशन 3 इज बहुत सिंपल है, जिसको आप इजीली कर सकते हो। ये जो एसेट्स है इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप ट्रांसफर कर दोगे। रेवेन्यू को हमें देखना पड़ेगा। रेवेन्यू में आपके पास एक डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट रेवेन्यू है, और दूसरा इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इसका पार्ट है। तो डायरेक्ट इनकम में सिर्फ एक ही इनकम मोस्टली हमारे पास होता है, और वो क्या होता है? सेल्स। वो क्या है? सेल्स। तो सिर्फ सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको ट्रांसफर, टी फॉर ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में लिखोगे। बाकी जितने भी इनकम है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखने वाले हो। एक्सपेंसेस में थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा। देखो, आप 5 कंपोनेंट में से आपने ओनर्स कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स को बहुत इजीली प्लेस कर दिया। रेवेन्यू में भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई आपको, लेकिन हाँ, एक्सपेंसेस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इसमें भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं जो रिलेटेड हैं फैक्ट्री से, वो भी काफी हैं। कैरेज इनवर्ड, वेजेस हो गया, वेजेस एंड सैलरीज मेंशन हो, रॉयल्टीज हो गई, फ्रेट इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, सॉरी कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट का बैलेंस हो गया। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, तो इंपोर्ट चार्जेस हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकते हैं। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर हो गया। इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है, इनडायरेक्ट या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उनको आप यहां लिख दोगे। इनडायरेक्ट या नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी, एक्सपेंसेस जो है आपके पास, इनडायरेक्ट या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको आप यहां लिखने वाले हो।
पीएनएल अकाउंट के पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और ये डायरेक्ट को आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग के डेबिट में प्लेस कर दिया है। इसमें थोड़ा हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आपको बड़े सारे एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट में भी आपके पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उसको हमें प्लेस करने की यहाँ जरूरत होगी। तो पहला हमारा टर्म था कि हाउ नॉट टू मेक एनी मिस्टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। तो दो तरीका, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, एक तरह से हम वो समझ सकते हैं। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन दैट कॉन्सेप्ट हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू से देख सकते हैं, तो इससे भी हमारा हो जाएगा। आज का जो डिस्कशन का मेन मुद्दा है, आज का जो एजेंडा है वो हमारा है एडजस्टमेंट का। जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, ये ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हो गया। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान दें बच्चों, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर भी होता है जिसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट दो तरह से हो सकता है, एक हो सकता है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट विच इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, और एक एडजस्टमेंट होता है विच इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो यहां हम दोनों एडजस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। पहला एडजस्टमेंट का है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम अनसोल्ड स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द एंड भी बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक एट द एंड। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री मैं ओरली डिस्कस कर लूंगा हर चीज का आपके पास। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे एंड इट शुड बी सोन इन द एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। हर चीज का पहले आप इसके ऑल्टरनेटिव नाम समझिए, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का अनसोल्ड स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द एंड। दूसरा इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंड देन हाउ कैन इट बी प्लेस्ड इन द फाइनल अकाउंट्स, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ गया। नेक्स्ट हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें दो बातें भी हो सकती है बच्चों। एक, इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या हो सकता है, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा कुछ समझा भी दूं। जैसे इसमें दो पहलू हो सकते हैं, इससे क्लोजिंग स्टॉक की भी देखोगे तो दो एग्जांपल आपके पास समझ में आ सकता है। थोड़ा आराम से करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, सपोज ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में ही क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन हो। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक का ले रहे हैं। तो सपोज ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में ही आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हो, देन इट शुड बी प्लेस्ड इन वन प्लेस ओनली, दैट इज एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। जब भी आप कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो एडजस्टमेंट सपोज ट्रायल बैलेंस के अंदर में है तो उसको कैसे प्लेस करेंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाहर में है तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस के बाहर में ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज तो आपने कर ली, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और सपोज ये ट्रायल बैलेंस के बाहर में गिवन है तो इट शुड बी प्लेस्ड इन टू प्लेसेस। पहला, ये ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाया आपने, मैं टी शेप में बना लेता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने यहां लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये बैलेंस शीट बनाया आपने, लेफ्ट हैंड साइड इज द एसेट साइड, ये बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड इज एसेट्स और राइट साइड लायबिलिटीज का होता है, सॉरी लेफ्ट लायबिलिटीज का और राइट एसेट्स का। तो आप एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी जर्नलिटीज क्या होनी चाहिए, नंबर 1। उसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, नंबर 3 कि वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है तो सिर्फ उसकी एक एप्लीकेशन होगी, क्योंकि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन होगा उसकी दो इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो जब भी उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट इन मिनिमम 2 अकाउंट्स, तो इसलिए हमें दो जगह उसको प्लेस करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके लिए जर्नलिटीज क्या है बच्चों? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। और इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट हैव बीन पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसमें मैंने दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इफ इट इज गिवन एज एन एडजस्टमेंट देन इट मस्ट बी एडेड विद द करस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस, इसका आप एग्जांपल भी लेंगे, एंड डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इट शुड बी सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है।
सेकंड है इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी सोन एज एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट. नहीं, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है देन इट शुड बी सोन इन द liability side of balance sheet, not assets. It should be shown in the liability side of balance sheet. It should be shown in the liability side of balance sheet. Assets नहीं, liability side of balance sheet होगा. इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस में ये आपका, मैं एक इंफॉर्मेशन के साथ इसको ले लेता हूँ. जैसे ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है. मैं एक एग्जांपल लूं, सैलरीज मान लो आपके ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपीस का सैलरीज दिया हुआ है डेबिट साइड में, और आपके पास एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में इफ दे हैव मेंशन दैट आउटस्टैंडिंग सैलरीज ड्यूरिंग द ईयर इज ₹10,000, तो आप समझो कि ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड. ये आप बैलेंस शीट बना रहे हो. लेफ्ट हैंड साइड इज द लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज द एसेट साइड. तो सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में है उसको आप प्लेस करोगे. तो यहाँ आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड में यू हैव टू राइट 2 सैलरीज और वैल्यू जो है आपके पास 1 लाख रुपीस का है. इसमें जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है उसको आप प्लस कर लोगे बिकॉज दिस सैलरी इज ड्यू बट नॉट येट पेड. अगेन कॉन्सेप्चुअली देखो तो ये अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है कि हमने जो भी एक्सपेंसेस को अवेल करा है, जो भी हमने बेनिफिट्स को अवेल करा है, वी आर लायबल टू पे फॉर इट. तो इसलिए हमने एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लिया. एंड सिंस दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट येट पेड, ये अभी तक पेड नहीं हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए एक लायबिलिटीज भी है. तो दैट इज द लॉजिक व्हाई इट इज अगेन प्लेस्ड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट टू. नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस. दिस एक्सपेंसेस इज बीइंग पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो इसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं. वी कैन आल्सो कॉल इट एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस. सपोज ये ट्रायल बैलेंस के में गिवन होता है. ट्रायल बैलेंस में जब भी गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन होगा, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन होगा, इसका मतलब है कि दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस. तो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है, उसकी कोई दूसरी इफेक्ट नहीं होगी. लेकिन सपोज इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो इसकी 2 प्लेसमेंट होगी. पहला, जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस है उसको ये डिक्लाइन कर देगा, रिड्यूस कर देगा, सबट्रैक्ट करेंगे वहां से इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और P&L अकाउंट. डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप प्रीपेड कर रहे हो तो ट्रेडिंग के डेबिट से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस को आपने ट्रेडिंग में प्लेस करा होगा. और सपोज मोस्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ होगा तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड से आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया. दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप करोगे. एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे ये हमारा ट्रायल बैलेंस है बच्चों. ट्रायल बैलेंस में ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है. और यहाँ सपोज हमारा एक रेंट है और 50,000 का रेंट है, और सिंस डेबिट साइड में है तो हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि एक्सपेंस है. और एडजस्टमेंट में इफ इट इज गिवन दैट देयर इज अ प्रीपेड रेंट ऑफ ₹5,000. तो सबसे पहले आपको पता है कि रेंट के लिए आपको क्या बनाना, कहाँ प्लेस करना पड़ेगा इसको? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में इसको प्लेस करना पड़ेगा. तो आपने डेबिट में लिख दिया टू रेंट करके और 50,000 की वैल्यू लिख दी. अब ये जो एंट्री है इसकी पहले तो आप एक जर्नल एंट्रीज भी देख लें. इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. इस जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. किसी भी एडजस्टमेंट का 3 चीजें बहुत अच्छे से समझिएगा. सबसे पहले उसकी मीनिंग क्या हो सकती है, ऑल्टरनेटिव नेम क्या हो सकते हैं. दूसरी, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी. एंड तीसरी में 2 बातें होंगी. पहला, इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस तो क्या करेंगे, एंड सेकेंड, इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस तो क्या आप करने वाले हो. तो सपोज ये आपके पास आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है तो कैसे आप इसको करोगे. यहाँ आपने रेंट लिख लिया 50,000 का एंड ये प्रीपेड रेंट है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या पास करी आपने? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. तो यहां से आपने माइनस कर दिया प्रीपेड रेंट, यहां आपने माइनस कर दिया प्रीपेड रेंट, और ये प्रीपेड रेंट में आपने 5,000 रुपीज को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया. द वैल्यू कम्स डाउन टू 45,000.
एंड दिस प्रीपेड रेंट बिकम्स एन एसेट्स टू, तो ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी इसको हम एकोमोडेट कर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है अक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। इसकी दो एप्लीकेशन हो सकती है। पहली चीज कि इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो सपोज अक्रूड इनकम आपके पास ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में डेबिट साइड में है, तो इसको सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप दिखाएंगे। सपोज इफ इट इज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसकी पहले तो एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम करा तो जो कंसर्न इनकम है जो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में है उसमें आप ऐड कर देंगे, और दूसरा इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप अक्रूड इनकम करके दिखा देंगे। अब यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि ट्रेडिंग में सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रेडिंग में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडिंग में हम सिर्फ एक ही इनकम दिखाते हैं, सेल्स। जितने भी एडिशनल इनकम होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही प्लेस होते हैं। सो दैट इज द लॉजिक कि ये मैंने बताया आपको कि पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो कंसर्न इनकम है उसमें आप ऐड कर लोगे, एंड सेकंड इफेक्ट शुड बी सोन इन द एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। एंट्री मैंने बताई दी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए। इस तरह से एग्जांपल से जब आप पढ़ेंगे ना तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और हर चीज के जैसे डबल एंट्री सिस्टम हमें कहता है कि हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, तो हर चीज को समझने के दो पहलू हो सकते हैं। जैसे इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर के दो पहलू क्या हो सकते हैं? इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन व्हाट वी कैन डू, एंड इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस देन व्हाट वी कैन डू। तो इस तरह से हम स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां, जैसे कमीशन मैं ले लूं यहां 60,000 का, और सिंस क्रेडिट साइड में इसका मतलब डेफिनेटली ये कमीशन रिसीव्ड होगा। और यहां एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है कि अक्रूड कमीशन ऑफ रुपीज से 10,000। तो सबसे पहले तो जर्नलिटीज आपको पता ही है, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 10,000। एंड इसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो दो जगह ट्रीटमेंट होने वाली है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो आपने ट्रायल बैलेंस में बेटा लिखा हुआ है उसको सबसे पहले करोगे। हर टाइम में जब भी आपके पास ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन हो और दूसरा एडजस्टमेंट में गिवन हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर में गिवन है उसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना चाहिए। उसके बाद देन यू कैन लुक एट द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले प्लेस कर दिया फिर ट्रायल बैलेंस में देखा। तो ऑलवेज वी हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज जो ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में गिवन है उसको प्रायोरिटी नंबर 1 है। उस वो सपोज ट्रेडिंग में, पीएनएल में या बैलेंस शीट में उसको आपको दिखाने की जरूरत है, वो पहले दिखाइए, फिर देन यू कैन वर्क ऑन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो कमीशन जो है वो आप क्रेडिट साइड में यहां लिख दीजिए। तो कमीशन आपने यहां 60,000 का लिख दिया बेटा, और एड जो है वो अक्रूड कमीशन यहां लिख दीजिए। अक्रूड कमीशन जो है आपका वो 10,000 का है, इसको आप प्लस कर लीजिए। तो ये आपका टोटल 70,000 यहाँ आ गया। फिर सेकंड इसका इफेक्ट जो होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अक्रूड कमीशन, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अक्रूड कमीशन, और यहाँ आप 10,000 रुपीज फिर से दिखा देंगे। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वी कैन ऑल्सो कॉल इट अनएक्सपायर्ड इनकम, और इसी को हम प्री रिसीव्ड इनकम भी बोल सकते हैं। अगेन आई रिपीट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हम अनएक्सपायर्ड इनकम भी बोल सकते हैं और प्री रिसीव्ड इनकम भी बोल सकते हैं। ये इसके तीन नाम हो गए। इसकी जर्नलिटीज क्या हो जाएगी? कंसर्न इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट, कंसर्न इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट। सपोज इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस के जब भी इंफॉर्मेशन इनसाइड में गिवन होगा तो ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा, और जब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखेगा तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सिर्फ आप दिखाएंगे, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होता है। जो भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर में होगा सिर्फ उसको एक जगह ही प्लेस करेंगे, उसकी दूसरी जगह प्लेस हम नहीं करते, मतलब दो उसके इफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन सपोज इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस तो उसकी जगह दो जगह इफेक्ट हो जाएंगे। पहला,
जो कंसर्न इनकम है उसमें से ये माइनस हो जाएगा। दूसरा, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी दिखा देंगे इसको। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए और स्ट्रेंथिंग करने के लिए एग्जांपल ले लूं, तो सपोज ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस में ये मेरे पास डेबिट साइड है और ये मेरे पास क्रेडिट साइड है। यहाँ मैंने कमीशन, एक एग्जांपल जो मैंने पहले भी लिया था वो मैं यहाँ ले लेता हूँ। कमीशन मेरे पास मान लो 60,000 का है, और यहाँ इफ इट इज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट में प्री रिसीव्ड कमीशन हमारे पास है, प्री रिसीव्ड कमीशन हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन है, और प्री रिसीव्ड कमीशन का जो वैल्यू है सपोज वो 2,000 रुपीज का है। तो इसकी एंट्री हमने क्या पास करी हुई, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड कमीशन अकाउंट। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब भी आपके पास ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन होगा सबसे पहले आप उसको प्लेस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आपने क्या करा कि यहाँ बाय कमीशन लिख दिया पहले, तो बाय कमीशन अकाउंट करके और आपने 60,000 रुपीज की वैल्यू लिख दी। अब सिंस ये प्री रिसीव्ड कमीशन है, इसको हम अनअर्न कमीशन भी बोल सकते हैं, अनअर्न कमीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और अनएक्सपायर्ड कमीशन भी बोल सकते हैं, अनएक्सपायर्ड इनकम भी बोल सकते हैं। प्री रिसीव्ड कमीशन जो है आपके पास, प्री रिसीव्ड कमीशन इज ऑफ ₹2,000। तो प्री रिसीव्ड कमीशन आपके लिए लायबिलिटीज होता है बच्चों, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब किसी फ्यूचर डेट का एक कमीशन आपको अभी मिल रहा है, तो इसका मतलब इन द फ्यूचर डेट और मे बी इन द फ्यूचर मंथ यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव दिस बेनिफिट, तो इसलिए ये हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां आप लिखेंगे प्री रिसीव्ड कमीशन, और प्री रिसीव्ड कमीशन की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2,000 रुपए की। प्री रिसीव्ड कमीशन की जो वैल्यू है हमारे पास वो 2,000 की है, राइट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा चैप्टर भी था, तो डेप्रिसिएशन आपको पता है कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, तो इस पे हम डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द प्राइस और वैल्यू ऑफ एन एसेट। सपोज इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखेगा और उसके सिर्फ एक जगह प्लेसमेंट करेंगे जो कि पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड है। सपोज इफ इट इज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कंसर्न एसेट्स है, जो भी कंसर्न एसेट्स है उस पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको कैलकुलेट करने के बाद आप सबसे पहले उस एसेट से डिक्लाइन कर देंगे इसको, एंड जो आपने वैल्यू डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करा है, दिस नीड टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी जर्नलिटीज वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट्स अकाउंट। जैसे इसका एग्जांपल भी हम एक ले लें, ये ट्रायल बैलेंस है हमारा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आपके पास गिवन है सपोज फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू, और फर्नीचर की वैल्यू यहाँ 5 लाख रुपीज की फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है। यहाँ एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में इट इज गिवन दैट डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है, तो 10% 5 लाख का कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी हाउ मच, 50,000। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 50,000। इसको दिखाओगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो इनसाइड ट्रायल बैलेंस है वो फर्नीचर का है, इसको आप प्लेस कहाँ करने वाले हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर करके आपने वैल्यू लिख दिया 5 लाख रुपीज का। ये डेप्रिशिएट हो गया है, ये डेप्रिशिएट हो गया है, डेप्रिशिएट आप हो गया है 10% से, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू हो गई 50,000 की, और इसको आप रिड्यूस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी 4,50,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस एंड हेंस इट शुड बी accommodated इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके आप ये 50,000 लिख देंगे। यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आप लिख सकते हो 50,000। बैड डेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैड डेट का मतलब क्या था, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर इज कॉल्ड बैड डेट। सो बैड डेट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ लॉस।
फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए जर्नलिटीज क्या हो जाती है, बैड डेट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट इसकी जर्नलिटीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बैड डेट हो गया, जिसको हम उसके बाद हम फर्दर बैड डेट बोलते हैं, तो उसका भी सेम एप्लीकेशन होता है, फर्दर बैड डेट का ये है। दूसरा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फिर तीसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चौथा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो further bad debt, provision for bad and doubtful debts, provision for discount on debtors and provision for discount on creditors also. तो इसको भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले बैड डेट को समझ लिया हमने कि द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, तो इसको हम बैड डेट बोलते हैं। इसकी जर्नलिटीज क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट होगा। इसमें फिर दो बातें आएंगी कि सपोज इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो बेटा सब जब इनसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन होगा तो बैड डेट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिर्फ डेबिट साइड में दिखाना और कहीं नहीं दिखाना है। लेकिन सपोज इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज एन एडजस्टमेंट, तो फिर उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बैड डेट है वो उसको डेटर से रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज डेटर से जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें से बैड डेट का मतलब क्या होता है, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड, तो उस अमाउंट से हमें रिड्यूस करना है। और सेम अमाउंट जो हमने वहां से रिड्यूस करा है ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट शुड बी कंसीडर्ड in the debit side, in the debit side of profit and loss account. Provision for bad and doubtful debts. देखो provision का मतलब है, provision basically is a liabilities. So when there is a 50% chances कि whether the customer is going to make the payment due to deficiency, तो उसकी टाइम में हमें क्या करते हैं, provision for bad and doubtful debts बना लेते हैं। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो सपोज ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर में गिवन हो, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मेंशन होगा, तब इसको आप सिर्फ पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कंसीडर कर लें। लेकिन सपोज इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात, आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेटर्स के अमाउंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और एसेट से इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। And then जो आपने reduce करा on account of provision for bad and doubtful debts, you have to consider in the debit side of profit and loss account. हम क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये सारा कुछ हम कंसीडर करेंगे। Provision for discount on debtors, profit and loss account debit to provision for discount on debtors account। ठीक है, ये जो discount on debtors है, ये इसमें दो बातें हैं। Suppose if it is given inside the trial balance, if it is given inside the trial balance, तो credit side of पीएनएल अकाउंट में सिर्फ कंसीडर करेंगे। लेकिन सपोज इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो इसके दो इफेक्ट होगी। सबसे पहले इट शुड बी डिडक्टेड, इट शुड बी कैलकुलेटेड एंड रिड्यूस फ्रॉम द डेटर्स इन द बैलेंस शीट। एंड सेकंड इसका इफेक्ट होगा कि जो आपने रिड्यूस करा है वो आप पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखा दें। जैसे एक क्वेश्चन यहां तक हमारे पास आ गया, तो इसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्रायल बैलेंस है आपका, ठीक है, ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन अभी हमने बात करी इसको हम यहाँ एकोमोडेट कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस है, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। आपके पास सन्ड्री डेटर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1,10,000 का गिवन है। आपके पास जो बैड डेट है ऑलरेडी वो 20,000 की है। ठीक है, आपके पास जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है वो आपके पास सपोज 30,000 की है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है वो 30,000 रुपीज की है। नाउ इन द एडजस्टमेंट इफ इट इज गिवन, दैट bad debt written off rupees 10,000। दूसरी इंफॉर्मेशन सपोज ये गिवन हो कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, create a provision for bad and doubtful debts at the rate of 10% per annum। थर्ड है create a provision for discount on debtors, create a provision for discount on debtors
एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको आएगी कि ये बैड डेट यहाँ भी गिवन है, बैड डेट यहाँ भी गिवन है और बैड डेट आपके पास यहाँ भी गिवन है। तो जो बैड डेट यहाँ गिवन है इसको हम ओल्ड बैड डेट या एग्जिस्टिंग बैड डेट बोल सकते हैं, राइट। और जो ये बैड डेट हुआ है इसको हम फर्दर बैड डेट बोल सकते हैं। दूसरा नाम एडिशनल बैड डेट बोल सकते हो, फर्दर बैड डेट बोल सकते हो, और तीसरा बैड डेट रिटर्न ऑफ भी इसको आप बोल सकते हो, जो कि इस बैड डेट के बाद एक फर्दर बैड डेट, एक फिर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। आपके पास ये जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपके पास इनसाइड द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में है, इसको ओल्ड प्रोविजन बोलोगे। ये प्रोविजन कैसे कैलकुलेट किया था हमने, ये प्रोविजन कैसे दिखाया था हमने, तो जो हमारे पास प्रॉफिट आई होगी पिछले साल की उसमें से एक पोर्शन हमने ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में कर दिया, सो दैट कि इन फ्यूचर कोई हमारा लॉस होता है तो यहां से हम उसको कवर कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, डिस्काउंट नहीं लिखा मैंने, इसको डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। तो उसका ऑर्डर समझ लीजिए। सपोज ये सबसे मेन जो है वो बैलेंस शीट है, क्योंकि बैलेंस शीट में ही सारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है आपको। तो बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड इज योर एसेट साइड। तो ऑर्डर क्या होता है, तो देखो ऑर्डर ये होता है कि सन्ड्री डेटर्स जो आपके पास गिवन है इसमें से सबसे पहले फर्दर बैड डेट, जिसको हम बैड डेट रिटर्न ऑफ बोलते हैं, उसको हम माइनस कर देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहां लेता हूं प्रोविजन का पी फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये हम इसको कंसिडर करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास 10% पर एनम का होगा। इसको डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आता है उस पे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5% हम कैलकुलेट करेंगे और उसको भी हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें। सो दिस इज द ऑर्डर। सपोज इफ समथिंग इज मिसिंग, लाइक सन्ड्री डेटर्स के बाद सपोज बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं गिवन है और पीबीडीडी गिवन है, देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन द सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू। सपोज ये दोनों मिसिंग है, बैड डेट रिटर्न ऑफ पीबीडीडी मिसिंग है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ डेटर्स। बट इफ इट इज गिवन, सारी जब इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसका मतलब है पहले बैड डेट रिटर्न ऑफ को माइनस करेंगे, फिर आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इस एग्जांपल में जैसे मैंने यहां बोला कि 1,10,000 हमने यहां ले लिया है, उसमें से बैड डेट रिटर्न ऑफ हमारा जो है 10,000 हमने माइनस कर दिया है, तो ये वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए की। अब नाउ इस पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो हमारा 10% का वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, दैट इज हाउ मच, 10,000। So after deducting this value, the value comes down to how much? 90,000. अब इसका बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिसको मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स शॉर्ट फॉर्म मैंने लिया है। 5% इसका इस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हाउ मच, 4,500। तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन आपके पास 85,500 का सन्ड्री डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर रहा। अब इसको हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो मैं आपको 2 कंडीशंस बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास बैड डेट दिया हुआ है, और इस बैड डेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो ट्रायल बैलेंस में उसको 20,000 का गिवन है। देखो ये जो बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये सारी चीजें जो हम डेटर से रिड्यूस कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ लॉस, एंड लॉस ऑलवेज वेलकम इन द डेबिट साइड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड सिंस ये सिमिलर लॉसेस हैं तो एक साथ ये कंबाइन हो जाते हैं, जो सिमिलर लॉसेस होते हैं एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फर्दर बैड डेट को यहां हम ऐड कर लेते हैं। फर्दर बैड डेट या बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 10,000 की है। इसके बाद हमने जो न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स करा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो अभी हमने 10% डेटर्स पे कैलकुलेट करा था, हमने डिफरेंशिएट पहले ही कर लिया है। यहाँ वाला ओल्ड है और ये जो गिवन है सेकंड पॉइंट में, ये न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपके पास गिवन है। ये जो हमने कैलकुलेट करा है ये 10,000 का फिर से है, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए, तो ये टोटल हो जाएगा 40,000 का। ठीक है। अब नाउ यू माइट हैव क्वेश्चन कि सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी तो सब्ट्रैक्टेड है, ये हम दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट में, लेकिन इस बंच में नहीं बनाएंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस?
बिकॉज ये सारे जो बैड कस्टमर है उसकी कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन डिस्काउंट जब हम देते हैं तो डिस्काउंट इज गिवन फॉर द गुड कस्टमर्स। तो इसलिए हमारी लॉस तो है बिकॉज वी आर गोइंग टू रिसीव द लेस अमाउंट, लेकिन ये हमारे लिए अलग से दिखाने की जरूरत है। तो यहां हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और ये जो वैल्यू हमने करा है ये 4500 का है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ये जो ओल्ड प्रोविजन है इसके लेके बच्चे थोड़े से, इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला कि ओल्ड प्रोविजन सिर्फ गिवन हो ट्रायल बैलेंस में, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट में दिखा देना चाहिए। दूसरा है कि जो ओल्ड प्रोविजन है वो इनके सम अप से कम हो, ध्यान देना, ये जो ओल्ड प्रोविजन है ये इनके सम अप से, मतलब ओल्ड प्रोविजन का मतलब हो गया एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से जो हमने प्रोविजन बना रखा है, और जो इस साल में बैड डेट हुआ है या फर्दर बैड डेट हुआ है या न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमने करा है, वो इस साल का एक्चुअल लॉस है। तो इफ यू कुड कंपेयर द एग्जिस्टिंग बेनिफिट, दैट इज ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, विद द करंट लॉसेस, and if the current losses are heavier than the benefit, existing benefit, उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस टोटल में से यहां से ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको क्रेडिट साइड में ही दिखा देंगे। तीसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये जो ओल्ड प्रोविजन का बेनिफिट है ये ज्यादा है, और ये जो टोटल लॉसेस है, मतलब एग्जिस्टिंग बेनिफिट ज्यादा है और ये जो एग्जिस्टिंग लॉस है हमारे पास, ये एग्जिस्टिंग लॉस जो है वो कम है। उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आप ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट साइड में दिखा दें और ये जो बंचेस ऑफ लॉसेस हैं वो वहां से आप माइनस कर दें। बट व्हाट आई सजेस्ट यू पर्सनली, क्योंकि ये आपको जब कैलकुलेट करेंगे तभी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और बनाने का तरीका क्या होता है कि जब आपके पास ट्रायल बैलेंस आ जाए और आपने एडजस्टमेंट पढ़ लिया और जो एडजस्टमेंट है उसमें छोटा सा एक मार्क कर लिया, सो दैट कि आपको याद है यहाँ स्पेस छोड़ना है, आपको कैलकुलेशन उसमें बढ़नी है। तो जैसे जैसे आपके पास अकाउंट आते गए उसको आपने ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस में ऐसे पोस्ट करते गए, तो जो मैं चीज बता रहा हूँ उसमें आपको रुकना नहीं होगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन के लिए आपको रुकना पड़ेगा। देखो, जब भी ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है तो इसका मैंने एक तरीका आपको बताया कि इसको हमें पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। तो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम हियर आप इसको यहां भी दिखा सकते हो। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। मैंने क्या पहले बताया, एक तो यहां से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या नहीं तो आप ये करो कि इसको आप अलग से ही दिखा सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चार पांच जो है वो 4-5 का जो कॉन्सेप्ट का ये बंच है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जैसे हम डेटर्स पे बनाते हैं वैसे सम टाइम इट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द क्रेडिटर्स आल्सो। सो यहाँ एंट्री चेंज हो जाएगी। पहले के लिए हमने प्रोविजन फॉर जब डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाया था, सो द एंट्री वाज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। लेकिन सिंस यहाँ हमारा लायबिलिटीज कम हो रहा है बिकॉज इट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द क्रेडिटर टू अस, तो जो भी लायबिलिटीज थी वो कम हो रही है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सपोज इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस तो पीएनएल अकाउंट के सिर्फ क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सपोज इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, देन व्हाट वी कैन डू, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। जैसे मान लो क्रेडिटर्स की वैल्यू 1 लाख रुपए की है और इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 5%, तो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट 5% ऑन क्रेडिटर्स वैल्यू ऑफ 1 लाख, दैट इज 5000। एंड उसको कैसे करोगे, एक तो आप डिडक्ट कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे क्रेडिटर्स से 5000, और रिड्यूस का रीजन क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है इट शुड बी प्लेस्ड इनटू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ नेक्स्ट ये बंच है बच्चों गुड्स का, इसमें 5 चीजें आ सकती हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये सारी ऑप्शंस आ सकती हैं। पहला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फ्री सैंपल जब करते हैं तो उसमें फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस भी कर सकते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट।
and we can also use the term advertisement. So advertisement account debit to purchase account. अब इसमें भी दो बातें हैं. Suppose if advertisement or free sample, if it is given inside the trial balance, then it should be placed only in one place, that is profit and loss account का debit balance. But suppose if it is given outside the trial balance as an adjustment, तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा? It should be reduced from the existing purchases from the debit side of your trading account, and next effect would be it should be shown in the debit side of profit and loss account. पहली चीज मैंने क्या कही? Subtracted from purchases in the debit side of trading account. दूसरी चीज, it should be shown in the debit side of profit and loss account. ये जो गुड्स का बंच मैंने बताया, जिसमें given a charity, free sample, withdrawn by the proprietor for personal use, goods used for making an office asset, and goods lost by fire. इसमें पहला इफेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा हर टाइम. ये परचेसेस से जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज दिखाते हैं उसमें से पहला इफेक्ट वहां से रिड्यूस होगा, क्योंकि जब भी आप गुड्स कुछ भी कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फ्री सैंपल के तौर पे, चैरिटी के तौर पे, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कहीं ना कहीं गुड्स का जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स करा है, या आपने वैसे ही होलसेलर हो, आपने कलेक्ट करा गुड्स का, तो उसमें से उसकी गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है, एंड दैट इज द लॉजिक व्हाई इट इज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम द very important topic, loss by stock. So some of the loss is stock is being lost. ठीक है, तो इसमें दो तीन बातें हो सकती है. Insured stock loss and the insurance company gave the partial claim, क्या होगा? फुल क्लेम में क्या होगा और अनइंश्योर्ड में क्या होगा? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपए का गुड्स था जो लॉस बाय फायर हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी इसमें से सिर्फ 8,000 रुपए हमें दे रही है, जो कि मैंने अपना ए वाला पार्ट लिया है. दूसरा कंडीशन कि 10,000 रुपए का लॉस है और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 10,000 रुपए ही दे दिए. और तीसरा है कि हमारे पास 10,000 रुपए के लॉस हैं और ये लॉस हम क्लेम नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज गुड्स वेयर अनइंश्योर्ड. इंश्योरेंस होगा तभी तो आप क्लेम करोगे, इंश्योर्ड ही नहीं है, इसका मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते. तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज पे हम चलते हैं. तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी इसकी? जब हम 10,000 का हमारा लॉस हुआ है और हमने इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 का ही मांगा, और इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 8,000 पार्शियल क्लेम ही एक्सेप्टेंस दी है और हमारे को उसके अकॉर्डिंगली पे भी करा है. तो पहली एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. जब हमारा लॉस होता है, जब ये लॉस को हम इंपोज करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे, तो एंट्री शुड बी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट. इस टाइम में भी 10,000 लिखोगे. थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और उसमें वैल्यू कितना करोगे? ये 8,000 करोगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव 8,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ओनली. सो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद 8,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी 2,000. व्हाई? बिकॉज there was an actual loss of 10,000, but we are collecting only 8,000 from the insurance company, and that is the logic why bank account is being debited by 8,000. and जो हमें नहीं मिल रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 10,000 रुपीज. ठीक है, अब इसकी इफेक्ट कहां दिखेंगे? सबसे पहले इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से 10,000 रिड्यूस कर देंगे. क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर. बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें पैसे मिल गए हैं या नहीं मिल गए, इंश्योरेंस कंपनी करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप 10,000 रुपीज की जगह 8,000 लिखेंगे. 10,000 नहीं 8,000 लिखेंगे, बिकॉज पार्शियल क्लेम. और जो 10,000 का एक्चुअल लॉस है और क्लेम कितने का हमें मिला? 8,000 का. तो एक्चुअल लॉस कितने का होगा? 2,000 रुपए का. तो टू लॉस बाय फायर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2,000 रुपए लिख देंगे. तो इसकी 3 एप्लीकेशन होंगे, 3 जगह आप दिखाओगे. दूसरा है 10,000 का है और 10,000 ही हमें मिल गए, तो लॉस बाय फायर टू परचेज 10,000 ही हो गया. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 10,000 हो गया. सपोज पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी भी 10,000 हो गया. पहली ट्रीटमेंट मैंने बताई, सब में सेम होगी. परचेजेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते उसमें से 10,000 लॉस बाय फायर के नाम पे डिडक्ट कर दोगे, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी करके 10,000 रुपीज दिखा दोगे. इस टाइम सेकंड वाले केस के साथ पीएनएल अकाउंट में कुछ भी नहीं दिखाएंगे. तीसरा है गुड्स वेयर अनइंश्योर्ड. तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, एंड इसकी क्लोजिंग एंट्री आप बोलो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट कर सकते. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस में से 10,000 आप रिड्यूस कर दोगे, वही सेम चीज लॉस बाय फायर लिख के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी टू लॉस बाय फायर करके आपको 10,000 लिख देना है, बिकॉज
10,000 का लॉस हुआ था जो आपके परचेजेस को रिड्यूस कर दिया. And since we are not going to collect any amount, since the goods were uninsured, तो इससे हमें कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड में भी हमने दिखा दिया इसको. ठीक है जी. सब लेकिन एक इनसाइड वाला रह गया कि सपोज ये ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में है तो क्या करेंगे, तो लॉस बाय फायर जब भी ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में गिवन है तो ये डेबिट साइड में गिवन होता है, तो टू लॉस बाय फायर करके P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा. ठीक है जी. ये सारा कुछ जो मैंने बताया आपको उसी के बारे में है. अब जब प्रोप्राइटर लेके जाएगा तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स. सपोज ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में गिवन है, देन इट हैज ओनली वन इफेक्ट. एज आई मेंशन कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जब होगा सिर्फ एक इफेक्ट होगा, तो आप कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. बट सपोज इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो द एंट्री शुड बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. पहला इफेक्ट, it should be subtracted from the purchases in the debit side of trading account by writing drawings, and